हेलो एवरीवन, मैं संध्या सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी पॉलिटी के बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी पॉलिटी के क्लास 6 से क्लास 8 तक का बुक को पूरा लाइन बाय लाइन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसको पूरा कवर कर लिया है। आज हम लोग जो क्लास 8 का बुक है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की 6 to 8 या फिर 9th 10th का जो टीजीटी का है एग्ज़ाम, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर आप लोगों ने पॉलिटिक्स को सब्जेक्ट के रूप में लिया है तो ये सभी वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हालांकि जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें 9th 10th का जो बुक है उससे ही अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप पॉलिटी को सब्जेक्ट के रूप में लिए हैं तो आपको 6 to 8 का जो पॉलिटी का बुक है उसको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आप कोई भी बुक छोड़ नहीं सकते, आपको सब कुछ पढ़ना है। फ्रेंड्स, अगर आप 6 to 8 के पॉलिटी को कम टाइम में पढ़ना चाहते हैं तो इसके सभी वीडियोज़ को हम 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ में पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट कराए हैं, तो आप लोग उसको देख लेंगे तो आपका पूरा एनसीईआरटी का 6 to 8 का जो पॉलिटी का बुक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आपको फिर से इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम लोग जो 9th 10th का बुक है एनसीईआरटी का उसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसको पूरा हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन थी। तो ये क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी में पूछा भी गया है, बीपीएससी टीआरई में, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कैबिनेट की पहली महिला कौन थी। पहला ऑप्शन है कि सरोजनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, चौथा ऑप्शन है इनमें से एक से अधिक और पाँचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला जो थी भारतीय कैबिनेट में वो थी सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर जो होगा वो राजकुमारी अमृत कौर होगा। ये जो राजकुमारी अमृत कौर थी ये पहली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री थी, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसको हम लोग बुक में क्या दिया था उसका स्क्रीनशॉट है, ये क्लास 8 का बुक है, उसके बुक को यहाँ पे लगाया गया है, तो आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। जैसे कि दिया है कि श्री जयराम दास दौलत राम, ये क्या थे, तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर, तो ये पहली कैबिनेट में क्या थी, तो ये स्वास्थ्य मंत्री थी। और डॉक्टर जान मथाई ये वित्त मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये उप प्रधानमंत्री थे तथा उन यहाँ पे फिगर दिया था तो उनके पीछे जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे। तो आप इन सभी को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि ये जितने भी यहाँ पे नाम दिए हैं इनको आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि ये जो जयराम दास दौलत राम थे ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये जितने भी मतलब कि पहला कैबिनेट था तो पहले कैबिनेट में कौन कौन से लोगों को कौन कौन सा विभाग मिला था वही चीज़ को यहाँ पर दिया गया है। तो श्री जयराम दास दौलत राम ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर जो थी ये स्वास्थ्य मंत्री थी। डॉक्टर जान मथाई ये वित्त मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये पेपर का क्वेश्चन है, ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी के बुक से ही पूछे जाते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में कब शामिल किया। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये संविधान के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में कब शामिल किया। पहला ऑप्शन है कि 1885 में, दूसरा ऑप्शन है 1922 में, तीसरा ऑप्शन है 1934 में, चौथा ऑप्शन है इनमें से एक से अधिक और पाँचवा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार कब अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया, तो ये 1934 में किया था। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। आप लोग यहाँ पे जो बुक में दिया था उसको आप लोग देख सकते हैं, ये बुक का स्क्रीनशॉट है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। तो संविधान सभा ने कब अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था संविधान सभा के गठन की मांग को, तो 1934 में किया था। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक देश की विशेषता है।
जो लोकतांत्रिक देश है, जैसे कि भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, तो जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं तो उनकी क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं। पहला ऑप्शन है कि संविधान, दूसरा ऑप्शन है चुनाव, तीसरा ऑप्शन है प्रतिनिधि शासन, चौथा ऑप्शन है इनमें से एक से अधिक और पाँचवा ऑप्शन है इनमें से एक कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक देश की कौन-कौन सी विशेषताएँ होती हैं? जैसे कि संविधान पहला ऑप्शन है, तो संविधान भी एक लोकतांत्रिक देश की अनिवार्य विशेषता होती है। जैसा कि बुक में दिया भी है कि जो संविधान होता है, वह एक लोकतांत्रिक देश की अनिवार्य विशेषता होती है और जो चुनाव होता है, चुनाव भी लोकतांत्रिक देश की अनिवार्य विशेषता है। क्योंकि अगर चुनाव नहीं होगा तो लोग अपने प्रतिनिधियों को कैसे चुनेंगे, तो उसको लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते हैं। और फिर प्रतिनिधि शासन भी एक लोकतांत्रिक देश की विशेषता होती है, क्योंकि लोग अपने प्रतिनिधियों को ही चुनते हैं, तो वही प्रतिनिधि जा कर के शासन करते हैं। तो इस तरह से इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। जो चौथा ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में राजतंत्र को खत्म करके नया लोकतंत्र कब अपनाया गया था? तो नेपाल में राजतंत्र को खत्म करके नया लोकतंत्र कब बनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है कि 2005 में, दूसरा ऑप्शन है 2006 में, तीसरा ऑप्शन है 2008 में, चौथा ऑप्शन है कि इनमें से एक से अधिक और पाँचवा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि नेपाल में राजतंत्र को खत्म करके नया लोकतंत्र कब बनाया गया था? तो यह 2008 में बनाया गया था। इसका राइट आंसर होगा तीसरा 2008। इसको हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया है। यहाँ पे दिया है कि 2008 में राजतंत्र को खत्म करके नेपाल लोकतंत्र बन गया। तो जैसे कि 1990 में एक बार लोकतंत्र बना था, तो वहाँ पे जो शासन करने की शक्तियाँ थी वो राजा के पास ही थी। तो फिर से उसको राजा ने अपने पूरा जो शासन की बागडोर है अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद से फिर से 2008 में जो वहाँ की जनता थी, इन्होंने आंदोलन किया, तो 2008 में फिर से राजतंत्र को खत्म करके नेपाल को फिर से लोकतंत्र बनाया गया था। जैसा कि अगला क्वेश्चन में यहाँ पे दिया भी है। अगला क्वेश्चन है कि 1990 में बना नेपाल का संविधान किस सिद्धांत पर आधारित था? जो 1990 में नेपाल का संविधान बना था, तो वह किस सिद्धांत पर आधारित था? कि शासन की सर्वोच्च सत्ता सेना के पास होगी, शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता के पास होगी, शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी, इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसको बताइए कि जो 1990 में नेपाल का संविधान बना था, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर होगा कि शासन की सर्वोच्च सत्ता जो थी वो राजा के पास थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसको हम लोग देखते हैं कि बुक में क्या दिया है। देखिए, बुक में दिया है कि 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। तो जो 1990 में नेपाल का संविधान बना था वो किस सिद्धांत पर आधारित था? जो 1990 में नेपाल का संविधान बना था, तो उसमें शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास ही थी। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल का नया संविधान कब अपनाया गया? जो नेपाल का नया संविधान है, यह कब अपनाया गया? तो पहला ऑप्शन है कि 2008 में, दूसरा ऑप्शन है 2015 में, तीसरा ऑप्शन है 2016 में, चौथा ऑप्शन है कि इनमें से एक से अधिक और पाँचवा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट में यहाँ पे देख भी सकते हैं कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने लिए एक नया संविधान अपनाया। तो नेपाल का नया संविधान कब अपनाया गया? तो नेपाल का नया संविधान 2015 में अपनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के पिछले संविधान के अनुसार शासन करने की शक्ति किसके पास थी? जो नेपाल का पिछला संविधान था, तो इसके अनुसार शासन करने की शक्ति किसके पास थी? पहला ऑप्शन है कि राजा के पास, दूसरा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद के पास, तीसरा ऑप्शन है सेना के पास, चौथा ऑप्शन है इनमें से एक से अधिक और पाँचवा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसमें बताइए कि नेपाल का जो पिछला संविधान था, इसमें शासन करने की शक्ति किसके पास थी? तो जो पहला ऑप्शन है वो है राजा के पास, दूसरा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद के पास, तीसरा ऑप्शन है सेना के पास। तो जो नेपाल का पिछला संविधान था, तो इसमें जो राजा और मंत्रिपरिषद, इन दोनों के पास ही शासन करने की शक्ति थी। तो इसको हम लोग देखते हैं कि बुक में क्या दिया है। देखिए, बुक में दिया है कि 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वो राजा के पास रहेगी, लेकिन जो शासन करने की शक्ति थी वो राजा और मंत्रिपरिषद दोनों के पास थी। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक।
अगला क्वेश्चन है, संघवाद से क्या तात्पर्य है। जो संघवाद होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत भी एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, तो संघवाद से क्या तात्पर्य है। संघवाद से क्या तात्पर्य है, पहला ऑप्शन है कि देश की सारी शक्ति जो होती है वह केंद्र में निहित होती है। जो देश की सारी शक्ति होती है वह केंद्र में निहित होती है, और देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का होना। तीसरा ऑप्शन है कि देश की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होना। चौथा ऑप्शन है इनमें से एक से अधिक, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि संघवाद से क्या तात्पर्य है। तो संघवाद से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब है कि देश में ऐसे एक से अधिक स्तर की सरकार का होना। संघवाद का यही अर्थ होता है कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का होना, यही संघवाद का मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, बुक में दिया था कि इसका मतलब होता है कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का होना, इसे ही संघवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघवाद में राज्यों को अपने ताकत और अधिकार कहाँ से मिलते हैं। जो संघीय शासन वाले राज्य होते हैं, जो देश होते हैं, तो उनको अपने ताकत और अधिकार कहाँ से मिलते हैं। पहला ऑप्शन है कि केंद्र की तरफ से, दूसरा ऑप्शन है समाज से, तीसरा है संविधान से, चौथा ऑप्शन है इनमें से एक से अधिक, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो संघवाद में राज्यों को अपने ताकत और अधिकार कहाँ से मिलते हैं। तो ये जो संघीय शासन व्यवस्था वाले राज्य होते हैं, इनको भी अपने जो अधिकार होते हैं और ताकत, ये संविधान से ही मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो इसको हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए बुक में दिया है कि संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। तो जो संघवाद वाले राज्य होते हैं, वे केवल केंद्रीय सरकार के ही प्रतिनिधि नहीं होते हैं, बल्कि उनको भी जो अपने अधिकार और ताकत होते हैं, ये संविधान से ही मिलते हैं। ये देखिए, पूरा एनसीईआरटी का पूरा स्क्रीनशॉट लगाया गया है, और ये जितने भी हाईलाइटेड हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको हमने जब बुक पढ़ा था, तो ये जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, उसको हमने हाईलाइट करके पूरा डिस्कस कर लिया है, और उन्हीं को अब हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार कौन देता है। तो भारत में वयस्क नागरिक जो होते हैं, इन सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। तो ये जो वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है, ये कौन देता है नागरिकों को। तो पहला ऑप्शन है कि संविधान, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार, तीसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार, चौथा ऑप्शन है इनमें से एक से अधिक, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसको बताइए कि भारत के सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार कौन देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान। जो संविधान हमारा है, यह भारत के सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम लोग देखते हैं कि बुक में क्या दिया है। देखिए, बुक में दिया है कि भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। तो ये क्वेश्चन तो देखने में बहुत ही आसान लगता है कि भारत का संविधान ही दे सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या राज्य सरकार दिया है, कि केंद्र सरकार दिया है, कि संविधान दिया है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो वोट डालने का अधिकार है, वो कौन दिया है भारत के नागरिकों को। तो ये संविधान ही देता है। इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। अब हम लोग जो भी क्लास 8 के जितने भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।